हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। चलिए आज फिर एक नई उमंग के साथ में एक नए विषय की ओर कदम को बढ़ाते हुए, तो जैसा कि अभी आप सबकी डिमांड आ रही थी कि सर कब स्टार्ट करेंगे हम लोग संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत को लेकर के कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत डाउट सा बना रहता है। और ये जो विषय है ना, ये इस विषय को हम कहीं हद तक अपने देखो, डाउट कब आता है मैं सिंपल से बताता हूँ आपको। टेंशन कब होती है हमें? टेंशन तब होती है जब हम उस विषय को अपने दैनिक जीवन में, जो हमारी एक दिनचर्या चलती है, जो हम डेली लाइफ को चला रहे होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में अगर जिन विषयों का प्रयोग नहीं होता है तो वो चीज हमारे लिए बहुत टफ बन जाती है। कहीं ना कहीं टफ नहीं होती है, उसका हम प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो इसलिए संस्कृत जो विषय है कहीं ना कहीं हमारा बहुत पहले हम इसको छोड़ चुके होते हैं। कक्षा 10 के बाद में हिंदी के साथ में आपने एग्जाम दिया था कक्षा 10 में, इसके बाद से संस्कृत को आप बहुत बेसिकली इतना अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, आप छोड़ चुके हो एकदम से। और होता क्या है, कक्षा 10 के बाद में 2 साल वो 3 साल आपने बीएससी ग्रेजुएशन जो भी किया, फिर आप बीटीसी में आते हो। तो मेरा कहने का मतलब है करेक्ट 5 से 6 सालों बाद में आप प्रॉपर पहुंचते हो। तो किसी चीज को इतना छोड़े हुए बहुत टाइम होता है, तो थोड़ा सा हमारे मन में कहीं ना कहीं डर डाउट थोड़ा सा रहता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, संस्कृत जो विषय है वो वाकई में इतना मजेदार विषय है कि मैं इनडायरेक्टली आपको कैसे बोलूं, जब अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपको चीजें वाकई में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो शब्द जो आप हिंदी में बोलने में अच्छे नहीं लगते, वो संस्कृत में बोलने में आपको मजे आएंगे। मतलब आपको लगेगा कि वाकई में ऐसे ही बोलना चाहिए। और आपने देखा भी होगा, जैसे आप धीमे धीमे जब आप पढ़ेंगे तो आप संस्कृत खुद बोलेंगे। आप इतना ट्रस्ट करिए, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे समझ जाएंगे। जब डेली लाइफ में धीमे धीमे चीजों को भले किसी के सामने मत बोलिए, अकेले बोलिए। जो चीजें हम हिंदी में बोलेंगे वो संस्कृत में बोलेंगे, बस ऐसे ही वो सारी चीजें जब हम उसको डेली लाइफ में यूज करने लगेंगे, है ना, तो वो चीजें हमारे लिए इतनी सिंपल हो जाएंगी कि आपको जो डर है, डाउट है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं संस्कृत विषय के साथ में पाठ्यक्रम को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ, और इसके बाद हम लोग रूटीन वे में क्लासेस को करेंगे। और हम लोग क्लासेस जो करेंगे, बस आप कंटिन्यूटी रखिए। आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, मेरे को पेशेंस लेवल आपका चाहिए। आप पेशेंस रखेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी, क्वांटिटी आपकी रहेगी, प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, आप डेली क्लास पढ़ते रहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी फिनिश होगा। फाइन, जितनी भी आप क्लासेस देखोगे उसमें सबसे फास्ट सिलेबस हम लोग फिनिश करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा किसी ने मेरे से पहले जल्दी सिलेबस किया नहीं होगा, किया होगा बेशक, बट हम लोग अपने लेवल से करेंगे और अपने हिसाब से बहुत जल्दी कर लेंगे, समझ के, क्योंकि हमें चलना है। फाइन, हमें इस चीज में रनिंग में भागना है, दौड़ना है, तो उस हिसाब से हम लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप यकीन करिए, थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, और यकीन आपको, भरोसा जब आप थोड़ा सा दिखाएंगे, यकीन आपको धीमे धीमे होने लगेगा। ठीक है, तो संस्कृत विषय का आज मैं पाठ्यक्रम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाला हूँ, और इसी पाठ्यक्रम के साथ से मैं पूरे सिलेबस को आपको समझाने वाला हूँ। और इवन मैं क्या, हम दोनों ही समझने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा संस्कृताचार्य तो हूँ नहीं, ना ही मैं संस्कृत को डेली लाइफ में यूज कर रहा हूँ। तो संस्कृत हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में यूज नहीं करते हैं, डेली लाइफ में उसका प्रयोग नहीं करते, इस वजह से हमें संस्कृत टफ लगती है। और हम दोनों ही इसके साथ साथ चीजें बहुत बेटर वे में सीख जाएंगे, जब सामने वाला और सुनने वाला, समझाने वाला दोनों ही ऐसे हों कि एक दूसरे को सुन सके, समझ सके, तो चीजें बड़ी ही आसान बन जाती हैं। ठीक है, तो संस्कृत का जो आपका पहला चैप्टर आने वाला है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कि आसपास की वस्तुओं, जो भी आपके आसपास वस्तुएं हैं, ठीक है, चाहे टेबल हो, चाहे पंखा हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे बेड हो, चाहे इवन मतलब कोई घर है या बाहर गाड़ियां हैं, ये सब कुछ है ना, जो आसपास की आपकी वस्तुएं हैं। और जो पशु पक्षी हैं, है ना, जैसे कबूतर, खरगोश, है ना, गाय भैंस, जानवर भी इसमें आ जाएंगे, है ना, सब कुछ हो गए इसमें, पशु पशु हो गए, पक्षी दोनों ही लिखे। तो ये सबके, इन सभी के संस्कृत में नाम क्या होंगे, इसको हम सीखेंगे। फाइन, और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ना ही कोई ट्रिक होती है, मैं आपको सीरियसली बता दूं, कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, ट्रिक हम लोग अपने माइंड के हिसाब से सोच लेते हैं ये ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं होता। होता क्या है, हम माइंड को उस विषय से रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग डेवलप करने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए माइंड को सेट करते हैं, माइंड को तैयार करते हैं कि भाई ये चीज इंटरेस्टिंग है, तो माइंड से उसको जल्दी से ग्रैप अप करता है, उसको जल्दी से कैच करता है, तो हम सीख जाते हैं। फाइन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपने आसपास की वस्तुओं और पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम को सीखेंगे। फाइन, तो जैसा कि आप देख पा रहे, तो इसके हिसाब से जो पहला जो पार्ट है, जो आप चैप्टर देख रहे हो, पहला पार्ट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पेपर में आप ये मान लो कि इससे अच्छे खासे नंबर आपको देखने वाले
है। ठीक है, तो आप पहले पार्ट को, जो उसका पहला पार्ट है वो सबसे सिंपल भी है और सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला आपको रहने वाला है। फाइन, अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की ओर। दूसरे पार्ट में क्या है, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। तो आप सभी ने पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, है ना, संज्ञा अलग है और लिंग एवं वचन की जानकारी। तो अभी आपने संज्ञा के बारे में सीखा था, है ना, आपने लिंग भी सीखे, एक लिंग है, तो इसमें आपने एक लिंग द्विलिंग सीखे ना। तो ये सब चीजें हम लोग प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, कैसे होता है, एक लिंग का मतलब क्या है, ठीक है, द्विलिंग का मतलब क्या है, ये सब सीखेंगे। एक वचन का मतलब क्या है, बहुवचन का मतलब क्या है, ठीक है, पुल्लिंग, है ना, अभी मैं एक लिंग की बात करता हूँ, वहां एक का मतलब पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये आपको नपुंसक लिंग भी बोलते हैं, तो वो सब है क्या, ये सब चीजें हम सीखेंगे। संस्कृत में लिंग अलग होते हैं, हिंदी में लिंग दो होते हैं, तीन होते हैं, यहाँ डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, वो डिफरेंस क्यों होता है, किस लिए होता है, सब हम क्लासेस में सीखेंगे। फाइन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है, किस लिए रखा जाता है, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या है, ये सब हम सीखने वाले हैं। फाइन, तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे संज्ञा, लिंग एवं वचन, उन सबसे संबंधित जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। यानी कि इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव वे में ना जाते हुए बस एक सामान्य सी जानकारी लेनी है। फाइन, आ रही बात समझ में। संज्ञा, तीसरा क्या है, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के विभक्तियों, संज्ञा एवं सर्वनाम। ठीक है, क्या लिखा है, शब्दों की विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। जो भी शब्द हम पढ़ रहे थे अभी संज्ञा शब्द माने में, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसके जो शब्द आप जो भी पढ़ रहे थे उनकी विभक्ति क्या होगी, उनके वचन क्या होंगे, इसको हमें एक शब्दों के आधार पर क्वेश्चन में सीधे लिख के आएगा कि ये शब्द है, इसकी विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे आपने देखा ना कक्षा 10वीं में पेपर दिया तो उसमें लिख के आता था कि रामा में विभक्ति और रामा शब्द है, या रामम शब्द है तो रामम शब्द में विभक्ति और वचन लिखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम, मतलब जो शब्द होंगे वो या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे, दोनों में से एक होगा। ठीक है, और उनकी हमें क्या बतानी होगी, विभक्ति और वचन बताने होंगे। तो बड़ा ही आसान रहने वाला है। और इनकी सबकी एक कहते हैं ना, माइंड को एक साइकोलॉजिकली हमारे एक चीज थिंकिंग करते हैं, क्या हम सोचते हैं जैसे किसी को अगर पैटर्न में पसंद है तो वो चीज हमें जल्दी याद होती है, तो उसी पैटर्न को हम अपनाने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज में थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंस वे में पैटर्न को सीखेंगे और थोड़ी सी मेहनत के बाद हम बहुत प्रॉपर वे में चीजों को सीख जाएंगे। या आप कह रहे हो कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप चीजें प्रॉपर वे में समझ जाओगे और समझ करके आप वो चीजें आसानी से पेपर में लिख पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करें, चौथा क्या है आपको, धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लंग लकार का प्रयोग। आप देख रहे हो, आप वहां तो 5 विभक्ति थी ना, 5 ये लकार थे ना, अब यहाँ पे केवल लट और लंग लकार है। ठीक, अब ये लकार क्या होते हैं, इन लकारों के बारे में हम सीखेंगे, कहाँ पे लट आएगा, कहाँ पे लिट आएगा, कहाँ पे लंग लकार। अब यहाँ पे लिट तो है नहीं, केवल क्या है, लट और लंग लकार है। ये लकार क्या होते हैं, इनको हम बड़ी आसानी से सीखेंगे और इसका प्रयोग कहाँ, कैसे, कब किया जाएगा, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने चौथे पार्ट में क्या पढ़ा, धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लंग लकारों का प्रयोग। ठीक है, आप पांचवें में आओगे, पांचवें में क्या करने वाले हो, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप, जो संज्ञा है, सर्वनाम है, उस शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, माध्यम, उत्तम पुरुषों का प्रयोग। जो अभी मैं कुछ देर पहले बोल रहा था, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, कैसे प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर प्रयोग होगा, इन सबके नियम हैं, इन सबके रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनको हम सीखेंगे। आ रही बात समझ में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये 5 पार्ट आपको जो स्टार्टिंग के दिख रहे हैं, ये हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ बोल रहा था बार बार संज्ञा लिंग, आपने देखा था मैं लिंग में एक लिंग द्विलिंग बोला था, वो क्यों बोल रहा था, इसका भी लॉजिक मैं दूंगा अभी। ठीक है, कई लोग तो हमारे साथी लोग, इनको खुद ही नहीं पता है लिंग क्या होता है। ठीक है, ये लिंग, एक लिंग द्विलिंग बोल रहे हैं, ये होता ही नहीं है ना, तो वो मैं समझाऊंगा क्यों बोल रहा था, उसके बाद मैंने बताया, है ना। ये चीजें हम लोग तो, संस्कृत बहुत आसान है, संस्कृत में पता है क्या, कनेक्टिविटी है। अगर आप कनेक्टिविटी करना सीख गए, किसी से चीजों को कनेक्ट करना सीख गए, तो आप बहुत आसान से सीख जाओगे। और हम यही सीखेंगे कैसे कनेक्टिंग करें। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक, तो इतनी सी बात ये आपको 5 चैप्टर्स में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे चलते हुए चैप्टर्स तो हमारे और भी हैं, है ना, तो क्या है देखते हैं, है ना, समझ गए ना। लिंग में तो क्या होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, है ना,
तो ये सब चीजें हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, सब सीखेंगे। और संस्कृति एक, ये समझ लो, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे सभी भाषाओं को, इसको क्या बोलते हैं, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी बोला गया, माता, है ना, जो सभी भाषाओं को पैदा करने वाली भाषा है, ऐसा माना गया। संस्कृत को अपनी संस्कृति धरोहर माना गया है, समझ रहे हो। और ये ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी है, तो यानी कुछ तो खास होगा इसमें। और जो हम पढ़ रहे हैं उसका वाकई में हम रियल लाइफ में क्या यूज कर रहे हैं, उसके रूपों को प्रयोग कर रहे हैं। अगर वास्तविक में हम उस भाषा को समझ जाएंगे तो सोचो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आएगा, है ना। तो वो आप परिवर्तन जो लाओगे वो देखने लायक होगा। ठीक है, चलो तो क्या करें, छठवां चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, 5 चैप्टर हमारे हो गए, छठवें में क्या पढ़ेंगे, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में क्या करना है, हमें हिंदी में करना है अनुवाद। क्या करेंगे, सरल संस्कृत वाक्यों का, बहुत सिंपल से वाक्य दिए जाएंगे, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद। अब ये अनुवाद कैसे करते हैं, इसमें आपको वाकई मजा आ जाएगा। जब आप सीखोगे ना ये, तो आप पता है रियल लाइफ में, आप दैनिक जीवन में आप इसका प्रयोग करने लगोगे। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा नाम विवेक है, बोलोगे मम नाम विवेका आसित या अस्ति। अब क्यों, कब आसित होगा, कब अस्ति होगा, ये सब चीजें सीखनी है। तो आप इस तरीके से बात करोगे तब आपको खुद ही मजा आएगा कि भाई मतलब वाकई में संस्कृत तो बहुत मजेदार है ना। इसको हम मजेदार तरीका कहाँ होता है, ये तरीके सीखने हैं, तब आपको संस्कृत भाषा समझ में आएगी। तो क्या करें, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। देखो जो पाठ्यक्रम बनाया गया ना, वो भी लोग कितने दिमाग वाले भाई, उनको भी पता है कि अगर लिख देंगे संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद तो आप पढ़ोगे नहीं। तो उन्होंने क्या लिख दिया, सरल संस्कृत वाक्य। तो उनको ही पता है भाई, वो IAS ऑफिसर है, वहां बैठे हैं। ठीक है, तो वो भी पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, है ना, वो पढ़ लिख के गए, वो आपकी मेंटलिटी को जानते हैं, हमारी मेंटलिटी को जानते हैं कि हम कैसे पढ़ना चाहेंगे। तो उन्हें पाठ्यक्रम में बहुत टफ, बहुत कठिन वाक्य नहीं रखे, कैसे रखे, सरल वाक्य रखे। तो आप क्या पढ़ोगे, सरल वाक्यों का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। इसके बाद 7वां क्या आएगा, वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन। 7वां क्या आएगा, वंदना एवं नीतिपरक वाक्य, नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन, वाक्यों का। अच्छा ये सब क्यों कराया गया, जरा सोचो, आप प्रशिक्षु हो, कल आप सस्वर वाचन, अच्छा एक सेकंड, सरस्वर हो गया, कोई नहीं हो जाता है, क्योंकि मेरा दिमाग आपके पास था और आपका दिमाग हमारे पास है। कोई नहीं, हम सभी का दिमाग मिल करके साथ में काम करेगा तो चीजें बेटर हो जाएंगी। सस्वर वाचन, तो क्या किया, ये क्यों किया गया, जरा सोचो। इस चैप्टर का रखने का यहाँ मतलब कोई औचित्य था, इसका औचित्य है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है इस पाठ्यक्रम में। वो इसलिए है क्योंकि आप एक प्रशिक्षु हैं, आप सेवा पूर्व शिक्षक कहे जाते हैं। मतलब अभी आपने सेवा दी नहीं है, अब सेवा दोगे और आप शिक्षक हो, और जिस समय आप पहुंचोगे तो आपको बच्चों को सिखाना है ना। अगर नॉर्मल सी बात है, आप कभी नॉर्मल से जैसे बैठे हो तो कोई नॉर्मल सी बात बोले या कोई एक भजन है उसको सीधे पढ़ता चला जाए तो आपको मजा नहीं आता। अगर वही भजन वो गा के सुनाया आपको तो बड़ा मजा आता, कहते आनंद आ गया, आज तो मजा आ गया, वो भजन में इतना मतलब उसने एकदम शरीर को हिला दिया, ऐसा बोलते। तो वैसा ही इनका क्या है, जो वंदना है, जो नीति परक वाक्य है, वहां पे आपको बच्चों को कैसा दिखाना है, सस्वर वाचन करना है। पहले आपको गाना है, वैसे ही बच्चे फिर गाएंगे। ठीक, तो जरा देखो, मतलब संस्कृत वाकई में, संस्कृत इसीलिए भाषाओं की जननी बोलोगे, इसमें सब कुछ है, इसमें म्यूजिक भी आ रहा है भाई, है ना, गाना बजाना भी आ रहा है। ठीक, कहाँ कैसे शब्द आपको बोलने, कहाँ हस होगा, कहाँ दीर्घ, जो हिंदी भी आ रही है वो भी कहीं ना कहीं संस्कृत का ही तो रूप आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खासी चीजें हैं, है ना। क्या करें,
वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन कर रहे हैं। अब 8वां क्या है? 8वां आपका है श्लोकों तथा नीतिपरक वाक्यों का क्या करना है? अर्थ ज्ञान करना है। अच्छा ठीक है, अभी जगह हो जाएगी। क्या लिखना है? वंदना एवं श्लोकों का वंदना एवं श्लोकों, अच्छा ये लिखा क्या है? वंदना एवं श्लोक, जो वंदना और श्लोक है या श्लोकों और नीतिपरक वाक्य लिख देना। चैप्टर का नाम चेंज हो सकता है, देखो रेफरेंस अलग अलग होंगी, कई सारे बुक अलग अलग होंगे, तो उसका मतलब है जो भी आप ये चीजें पढ़ रहे हो, सस्वर वाचन करें, उस संस्कृत में होंगी, उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ पता होना चाहिए, तो आप क्या लिखो? वंदना लिख दो, या आप ऐसे लिख दो श्लोकों एवं नीतिपरक, एक ही बात है ना। तो क्या करना है? श्लोकों तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ मैं लिख दे रहा हूं, परेशान मत हो। क्या करेंगे? श्लोकों तथा नीतिपरक वाक्यों, श्लोकों तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ ज्ञान। यहाँ अर्थ ज्ञान से मतलब क्या है? अर्थ ज्ञान से यहाँ मतलब है कि जो भी संस्कृत में श्लोक दिया हो, चाहे वो नीतिपरक, जो आप नीतिपरक वाक्य जो आप बोल रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे, कि वो संस्कृत में होगा, उसका ज्ञान होना और अर्थ ज्ञान होना, दोनों में अंतर है। ज्ञान का मतलब है केवल आप समझ पा रहे हो उस चीज को, और अर्थ ज्ञान का मतलब है उसके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक खंड में हर एक चीज का भिन्न भिन्न तरीकों से मतलब निकल के आता है। एक ही शब्द का हर जगह बहुत मतलब निकल के आते हैं, उन सभी का अर्थ क्या क्या हो सकता है, इसको कह रहे हैं अर्थ ज्ञान। मतलब एक ही श्लोक का हमारे जीवन के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग जगह उसी श्लोक का जो अर्थ है वो अलग अलग आएगा, इसी को कह रहे हैं अर्थ ज्ञान। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इतना ध्यान रखना आप। ये आपको पढ़ना है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ में, इंटरेस्ट इतना कायदे से आएगा कि आप खुद ही कहोगे भाई। फिर क्या कह रहे हैं कि 1 से लेके 20 तक, 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान करना है। आप पढ़े वो गिनती पढ़ते हो, उसमें क्या करना है? 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, 20 तक संख्याओं का क्या करना है? 1 से 20 तक की संख्याओं का क्या करना है? संस्कृत संख्याओं का ज्ञान करना है। इसी को संख्याओं का ज्ञान या संस्कृत संख्याओं एक ही बात है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में संस्कृत संख्याओं। ठीक है, मतलब उनके नाम कैसे लिखने हैं? संस्कृत में लिखने हैं। अभी आप 1 2 3 पढ़ रहे थे, उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, ये पढ़ना है। ठीक है, संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। आ रही बात समझ में? ये आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और सबसे कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना, ये नवाब, देखो इसमें आप देख रहे हो कि हर एक जो पार्ट आ रहा है वो अपने आप में बहुत यूनिक आ रहा है, वो अपने आप में एक नए चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे आप कह रहे हो कि सर आपने तो बोला था कि संस्कृत में ना सभी कनेक्टिविटी बहुत रहती है, कि एक चीज दूसरे से कनेक्टिंग बहुत रहती है। तो अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको हर एक चैप्टर की कनेक्टिविटी दूसरे में देखने को मिल जाएगी। मैं बताऊंगा आपको कि जो मेरा सेंटेंस था वो झूठ नहीं था, क्योंकि संस्कृत में कनेक्टिविटी है, और एक चीज अगर आप सीख गए दूसरी चीज को सीखने में बहुत आपको कठिनाई नहीं होने वाली, बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं? 1 से 20 तक संख्याओं को, संख्या का मतलब संस्कृत संख्याओं का ज्ञान करने वाले, जो संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 6 से 20 तक, उन गिनतियों को हमें कैसे लिखना है संस्कृत में। तो कितना आसान है भाई, उन्होंने 100 तक की गिनती नहीं बोली, उन्होंने बोला कि आपको केवल 1 से 20 तक की गिनती को लिखना है। ठीक है, फिर क्या है? 10वां जो पार्ट आपका है, ये लास्ट चैप्टर होगा आपका। ठीक है, लास्ट चैप्टर होगा संभाव शिक्षण विधियां। संभाव, संभाव का मतलब, यहाँ पे संभाव के अलग अलग मतलब आ रहे हैं।
वो जब हम लोग करेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो संभाव्य शिक्षण विधाएं, संभाव्य शिक्षण विधाएं। अब यहाँ दो मतलब आ रहे हैं। आपको पता है जो टीचिंग पैटर्न है, जो टीचिंग विधाएं है, मतलब उसके पैटर्न आप समझ सकते हो, वो बहुत सारे हैं। तो उसमें जो जो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कैसी कैसी टीचिंग जो प्रणालियां हैं, जो विधाएं हैं, कैसे कैसे होती है, तो आप देख सकते हो कि आजकल हम क्या करते हैं, बच्चे बैठे, ठीक है, उनको एक चार्ट दिखा दिया, पक्षियों का चार्ट है, ठीक, उसमें दिखा दिया ये क्या है, तो ये आप चार्ट दिखा करके पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो। आपने कोई ऑडियो क्लिप सुना दी, उनको ऑडियो सुना दिया, आवाज, मोर की आवाज निकाली तो उसने कहा तुरंत कहा ये मोर है, मोर की आवाज है। आपने कुत्ते की आवाज सुना दी, तुरंत उसने कहा कि ये कुत्ते की आवाज है। तो बच्चों को अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग विधाओं से पढ़ाना, इसको कह रहे हैं संभाव्य शिक्षण विधाएं। तो संस्कृत में संभाव्य शिक्षण विधाएं जनरली वो सभी विधाएं हैं जो हम लोग टीचिंग पैटर्न, सीडीपी और जितने भी शिक्षण आपके जो विषय हैं उन सब में जो आप पढ़ रहे हो वही विधाएं यहाँ भी रहने वाली, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो बेसिकली इसमें ऑडियो वीडियो वाला कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, जो हम लोग कहीं ना कहीं संस्कृत में भी वैसे ही सीखते हैं। संस्कृत में बेसिकली सीखने के केवल एक लॉजिकली सीधा सा वर्ड ये है कि यहाँ मुख्य रूप से आप आकृतियों से, छोटे बच्चों को सिखाने वाले हो कि किसी जानवर के चित्र दिखाया और जो आपने सिखाया था तो वो संस्कृत में नाम उसको बोलेगा, ठीक है। तो ये जो चित्र वाली प्रोसेस है, चित्र वाली जो विधियां हैं, जो शिक्षण विधि है, वो कहीं ना कहीं संस्कृत में बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है। तो ये हम पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, और हम लोग जब करेंगे तो इसको बहुत आसान तरीके से चीजों को करते हुए पूरा सिलेबस फिनिश करेंगे। और अभी ये आपका जो चल रहा है सिलेबस बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इतना तगड़ा रिवीजन कर लेंगे अपने गणप्रिय भाषा में, इतना कायदे से रिवीजन कर लेंगे कि पेपर में एकदम हॉप के आएंगे, मतलब लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। आप लोग स्वस्थ रहे, खाते पीते रहे, मस्त रहे। थैंक यू, धन्यवाद।